नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और कल की क्लास में जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको काफ़ी लंबे समय बाद आई थी कल की क्लास, और मैं आपको अटैच कर दूंगा। ऐसा लगेगा जैसे हाँ अपनी कंटिन्यूटी जो है वो जारी है। आज भी क्लास में, आज उपसर्ग की चौथी क्लास है। इस क्लास में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हिंदी के उपसर्गों में कहीं गलती ना आए, और उसमें कौन कौन सी बातें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, और आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जैसे कल करवाई थी वैसे ही आज कुछ प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले जब हिंदी के उपसर्ग पढ़ने की बात आती है या संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने की बात आती है, तब एक चीज दिमाग में चलती है। बोला क्या दिमाग में चलती है? हमारे भी चलती थी, और हम कई बार बता भी देते हैं आज भी, कि जब संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हों, किसके उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हों, तो तत्सम शब्द, ये मूल शब्द जो होगा वो हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। और अगर हिंदी के पढ़ रहे हैं तो इसके उपसर्ग के बाद में जो आने वाला मूल शब्द है, जैसे ये काज है, जान है, ये तद्भव होगा। ऐसा चलता था दिमाग में, और ऐसा ही था। लेकिन आज वर्तमान में आप यूं मान लीजिए कि अब ऐसा कुछ नियम ही नहीं रह गया है। जो आधुनिक लेखक हैं वो नए नए प्रयोग करने की दृष्टि से, जैसे प्रयोगवादी कवि जब हम पढ़ते हैं, नए नए प्रयोग करने की दृष्टि से विदेशी उपसर्गों के साथ में तद्भव शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, हिंदी उपसर्गों के साथ में विदेशी शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज अब एक फिक्स नहीं रही है, और आज से आने वाले समय में, काफी लंबे समय बाद, ये चीज एकदम मिक्स हो जाएगी। शब्द इतने मिक्स हो जाएंगे कि आपको ये निकालना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा तत्सम, कौन सा तद्भव, कौन सा विदेशी शब्द है। इस बात को आप मान के चलो, है ना? ये हाँ, तो समझे बात आप? तो इस दिमाग में नहीं रखना, लेकिन फिर भी मोटा आंकड़ा यही कहता है कि इन हिंदी के उपसर्गों के साथ में तद्भव शब्द ही लगता है। आपका तरीका, अ का मतलब हम लेते हैं नकारात्मक। क्या लेते हैं? नकारात्मक। तो सर कल भी आपने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, संस्कृत की भांति प्रयुक्त होने वालों में भी अ शामिल होता है, हिंदी के उपसर्गों में भी अ शामिल होता है। सर ये दो तरह बिल्कुल होता है। उस नियम होता है कि उसके साथ केवल तत्सम शब्द जुड़ते हैं, और यहां पर केवल तद्भव शब्द जुड़ेंगे। सर तो हम अलग कैसे करेंगे? जरूरत ही नहीं है अलग करने की, क्योंकि प्रश्न का जो तरीका होता है वो ये होता है, निम्न में से अ उपसर्ग किसमें नहीं है, बस इस तरह से। तो अब देखिए यहां पर अकाज है ना, काज अकाज, जान अजान, लग। अब ये अच्छा शब्द है। कैसे अच्छा शब्द? अच्छा शब्द इस तरीके से है कि आप जानते हैं अलग, भाई लगना मूल शब्द था। आप जानते हैं लगना, कि मेरे लग गई है, तो लगना एक क्रिया का रूप है ना। आप जानते हैं कि जो ना लगता है, धातु के साथ ना लगता है, यानी लग कोई ना कोई धातु है, कुछ ना कुछ है, इसका मूल रूप से अस्तित्व है, तभी अलग। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि अलग में अ उपसर्ग है क्या? बिल्कुल है। कभी गलती से ये मत कर देना कि नहीं नहीं इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें है। अछूता, इसमें भी है। अमोल, अचल, अचेत, अडिग, अडिग जो किसी चीज पर डिगना नहीं, मतलब एक तो डिग जाता है और एक अडिग रहता है, मतलब हिलता डुलता नहीं है। अथक, बिना थके हुए। सेम वही बात हो गई जैसे अलग में होती है, वैसे अथक में थक नहीं होता, थकना। इसमें फिर अपने मूल धातु में चले गए थक, वैसे ही लगना में लग। लेकिन ये शब्द होते तो है ना, अछूत, अथाह, अमिट, अलग दो बार लिख दिया मैंने। अलोना, अलोना मतलब लूण रहित, लूण रहित। ऐसे ही एक शब्द आता है अबेर। अबेर शब्द क्या होता है? अबेर मतलब, बेर का मतलब होता है बेर का मतलब जल्दी, जल्दी होता है ना अबेर, और अबेर का मतलब होता है देरी। अबेर का मतलब देर क्यों अबेर हो रही है ना, बहुत ज्यादा देर हो रही है, ऐसा ही होगा ना कुछ। हाँ ऐसा ही होता है अबेर शब्द। ऐसे ही अदे, कई बार क्या है उलझ जाते हैं, अदे शब्द है, दे और अदे शब्द है। ये अबेर जो शब्द है ना, प्योरली तद्भव शब्दों में शामिल होता है। जो बेर शब्द है प्योरली तद्भव शामिल होता है। ये जो अचेत, ये भी प्योरली इसी में शामिल होता है ना। ऐसे ही आपको कुछ एक दो शब्द और बताऊं मैं, जैसे अचिर, अचीर मत पढ़ना इसे, अचिर। जैसे तल, अतल, समझ गए बात? अचिर,
अतल, हाँ यहां पे नोट कर लो, आपके पास नोट्स पड़े हैं उसमें भी नोट कर लो, है ना। अब जैसे हमने कल उस दिन पढ़ा था अक्षम पढ़ा था, ऐसे ही मान लो मैं यहां पे लिखा दूं अक्षम्य शब्द लिखा दूं, आप लिख भी लोगे, मैं जानता हूं लिख भी लोगे, लेकिन फिर दिमाग में आपके आना चाहिए सर आपने अ के बाद क्षम्य शब्द का प्रयोग किया है, तो ये तो सर तत्सम है, क्योंकि क्ष है इसका मतलब तत्सम है, क्षत्रिय जो संयुक्त व्यंजन है तत्सम है। तो फिर सर, तो मैंने कहा ना आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसके पीछे तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है या तत्सम जुड़ा हुआ है, आपसे तो पूछेगा निम्न में से अ उपसर्ग है या नहीं है, तो आपको तो अ उपसर्ग वाले जो शब्द हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब और तो क्या है, एक और लिख लो अदंत, दंत, अब जैसे दंत शब्द है ये भी निश्चित रूप से क्या मान तत्सम माना जाता है, तो इन चीजों में उलझना मत, बस अ उपसर्ग को ध्यान में रखना। अब ये है इंपॉर्टेंट कैसे, अन, हम जानते हैं जो संस्कृत में अति यदि अन पढ़ते हैं उसमें हलंत होता है, क्या होता है, हलंत होता है, और इसमें हलंत नहीं होता, तो ये बहुत सरल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये जब स्वर में मिलेगा तब वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो आप ध्यान रखें, जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनमोल, अनजान, अनदेखी, अनसुना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, अनगिनत, अनकहा, अनचैन, अनगढ़, अनभला, अनमोल, सर अनभला शब्द होता है, बिल्कुल होता है, अनसुनी, मात्रा गलत लगा दी, अनसुनी, तो अब देखिए अनसुना क्या हो जाएगा, अनसुना, अनदेखा, है ना, अनब्याहा, है ना, अनकहा हो गया, क्या अनकहा हो गया, अनतोला, अब ये लो हर तरह के शब्द बन सकते हैं बहुत शब्द में, क्योंकि अनतोला मतलब बिना तोला, मैंने आपको कहा ना कि कुपूत, है ना, जैसे कुजन और दुर्जन दोनों होते हैं, दुर का मतलब भी बुरा, कु का मतलब भी बुरा, जैसे आविर्भूत, और अभी हमने पढ़ा था शायद एक शब्द पढ़ा था वो अकृत, आविष्कृत भी पढ़ा था, और एक और मतलब कृतकार, ये जो शब्द हैं अब उपसर्ग लगते रहते हैं, अर्थ चेंज होता रहता है, तो इसमें उलझना नहीं चाहिए, तो इजी है कि नहीं है। अब वो जो शब्द होता तो उसमें कैसा होता, अन प्लस जैसे उचित, अनुचित, तो यहां पे हलंत होता, समझ रहे बात, और जैसे अन धन आकार होता, कैसे होता, अन धन आकार, हलंत लगा होता, अनाकार, क्योंकि हलंत है उसमें, यहां हलंत नहीं है, इसलिए यह शब्द बिल्कुल सरल है, प्लस हमें कुछ हद तक पता चल जाता है कि अनपढ़, होनी, मोल, जान, अनदेखी, अनसुना, अनगिनत, अनकहा, अनचैन, अनगढ़, अनभला, अनमोल, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं तद्भव की ओर मिले जाते हैं, बीच में एक दो शब्द आ जाएंगे। अब अध शब्द आ गया, अध यानी आधा, किसी चीज का आधा, अब इसमें पढ़ाने की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अधमरा, अधगला, अधपका, अधजला, अधकचरा, अधमरा, यहां आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतने सरल प्रश्न पूछे नहीं जाते, आपको अगर कंफ्यूज किया जाएगा तो वो या तो अन और अनु में किया जाएगा, या पर और परा में किया जाएगा, या दुष, निस, इन शब्दों में इनमें किया जाएगा, मेन आपको कंफ्यूज वहीं पर किया जाएगा, वी उपसर्ग में किया जाएगा, समझ गए बात आप, तो आप वहां पर विशेष फोकस जरूर रखिएगा। अब ऐसे उन का मतलब होता है एक कम, क्या होता है उनका मतलब एक कम, तो जैसे 39 मतलब 40, एक कम 40, एक कम 50, एक कम 30, एक कम 60, एक कम 79, अब वही बात हो गई सर 69, है ना, 79 और 89 कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वही दिमाग में, कईयों से पूछ लो, आज इंग्लिश मीडियम के बच्चों से तो पूछना, आप समझ लो क्या उत्तर आएगा, क्या सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूं, मुझे आता है, ये आता है, मानते आते हैं, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों को इंग्लिश के कारण हिंदी भूलते जा रहे हैं, इंग्लिश आनी चाहिए लेकिन इनको भूलना भी नहीं चाहिए। देखो, और आपको लगता है ना भूलते नहीं है, तो मैं बताता हूं, एक समय जो हिंदी वाली गिनती है, आपने देखा होगा आज भी वैद्यनाथ के कैलेंडर वगैरह में लिखी हुई होती है, हिंदी वाली गिनती चलती थी, फिर हम जब स्कूलों में गए छोटे थे, हमें ये सिखाई जाने लगी गिनती, और धीरे धीरे हम ये सीखने लगे, वो भूल ही गए, हम सोचे नहीं भूलेंगे नहीं, हम घरों में ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे भूल गए, ठीक है ना, धीरे धीरे भूल गए, ठीक है, अब थोड़ा 10 तक अंक आते हैं, लेकिन पूरी गिनती लिखने में बहुत टाइम लगता है, यूं करते 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 इंग्लिश में आए, ये भी भूल जाएंगे, अब ये तो पूरी इंग्लिश गिनती है, इसको तो कैसे भूलेंगे, लेकिन इन शब्दों को भूल जाएंगे, तो इसलिए आप आगे बढ़ो मगर पीछे का छोड़ो मत। चलिए आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
आपसे पूछा अति उपसर्ग से बना शब्द है, मुझे नहीं लगता इसमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें आप पढ़ के देखो तो आपको पढ़ते ही उत्तर मिल गया। अत्यंत, अनाथ, अनुकरण, अधर्म। तो अब यहां पर देखो अत्यंत है, ठीक है, अधर्म है, अनाथ है, अनुकरण, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये हो गया, पता चल गया। इसमें क्या हो गया, अनाथ यानी जिसका कोई स्वामी, नाथ यानी स्वामी जिसका कोई स्वामी नहीं, ठीक है। अनुकरण तो क्या हो गया, अनु, ठीक है, और करण, यहां अत्यंत है तो मतलब क्या हो गया, अति धन अंत। ये लो, बस आपको मिल गया उत्तर किस तरह, अत्यंत उपसर्ग। खैर इसमें तो अति वाले शब्द ही नहीं थे, तब पता चला। अब मान लो शब्द आ जाता अतीत, क्या शब्द आ जाता अतीत, तो क्या दिक्कत है, अति धन इत कर देते। शब्द आ जाता अतीव, तो क्या दिक्कत है, अति धन इव कर देते, है ना। अत्यल्प, जब आपके दिमाग में शब्द आने लग जाए तो समझ जाना कि आपको टुकड़ों में कोई दिक्कत नहीं है। अत्यल्प, बिना देखे आपको कितने शब्द याद हैं एक उपसर्ग के। अति धन, आवश्यक, एक शब्द के कितने, एक उपसर्ग के कितने शब्द याद हैं, अति धन, आचार, अत्याचार, अत्यंत। सर हमें तो अत्यंत शब्द याद है। इस तरह से 50-60 शब्द आपको याद है, आप बिना देखे शब्द ला सकते हो, तोड़ सकते हो, यकीनन आपको उपसर्ग आ गए। अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, तो आप देखो इसको तोड़ो। पहले यहां क्यों तोड़ रहे हो, अप्रति आशा इत, ये हो गया इसका पोस्टमार्टम। अधन, प्रतिधन, आशा धन इत, ये इसका पोस्टमार्टम। अब आपको पता लग गया कि अ और प्रति दो तो हैं उपसर्ग, और इत है प्रत्यय, बीच में शब्द क्या बचा, बोला आशा बचा सर, ठीक है। तो ढूंढ लो इसमें से क्या है मूल शब्द, ये लो। अब क्यों, अब जिसको नहीं पता ना वही गलती करेगा, ये जिसको एकदम ही नहीं पता वो तुक्का मारेगा ये। और ये मतलब ये बी और सी तो करके आता है, तो यकीनन वो पढ़ के गया ही नहीं है, उसने किताब भी नहीं खोली है कभी, क्लास तो ये दूर की बात है, ठीक है। आच्छादन, आपसे पूछा आच्छादन शब्द का, तो आप जानते हैं ये शब्द दिमाग में आते ही आपके दिमाग में इसका टुकड़ा आ गया होगा, क्योंकि संधि में हमने शब्द किए थे, छत्रछाया, वृक्षछाया, तरुच्छाया, आच्छादन किया था, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद। शब्द मैंने कहा ना कि जब मैं इतने शब्द बता सकता हूं तो मुझे याद है। सेम कंडीशन है, रट्टा नहीं मारा है। आप भी प्यार से, प्रेम से पढ़ो, तारीफ करो इन सब टॉपिक्स की, बहुत बढ़िया टॉपिक है। किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले उसकी तारीफ कर दो, अरे यार ये उपसर्ग है, बहुत बढ़िया उपसर्ग है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। वो भी सोचता है अरे यार ये मेरा फैन है, ये तो मेरा फैन है, और फैन पर हमेशा क्या होती है, कृपा हो ही जाती है ना। तो वही बात है, बस आप जब इसका टुकड़ा करते हो तो आप जानते हैं आधन छादन च का आगम होता है। तो आपसे पूछ लिया आ, इसमें ये रहा मूल शब्द। अब आपसे पूछ लिया मूल शब्द क्या है, और ऑप्शन में मान लो छादन दिया हुआ हो और छादन दिया हुआ हो, तो क्या करोगे, ये करेंगे, क्योंकि च का तो इसमें क्या हुआ है, आगम हुआ है। अगर आपने पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से आप कर दोगे, नहीं पढ़ रखा है तो गड़बड़ कर दोगे। दोनों में से एक चीज तो होनी पक्की है, ठीक है। अब आइए ओ, ये सेम वही है जो संस्कृत में अव वाला है, अवगुण, अवगुण, अवसर, ओसर, समझ गए इतने से आप। बुरा, जैसे अवगुण, अवगुण, अवतार, अवतार, अवसर, ओसर, है ना, औचक, औचक, अवतार, अवतार, अवगत, अवगत, अवगति, अवगति, अवघट, अवघट, सेम उसका तद्भव रूप है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम उसका क्या है, तद्भव रूप है। बस आराम से काम हो जाएगा। फिर आते हैं क और कु, ये दोनों ही बुरा काट देते हैं, इसलिए इनको साथ में लिख दिया, क्योंकि फिर वो बात है कि शब्द कम मिलते हैं, ठीक है। बुरा, क पूत, बुरा पूत। अब देखो क पूत, दुर्पूत कर दे तो
सर ऐसा शब्द हमने पढ़ा नहीं। गलत है क्या? नहीं गलत है। शब्द हमने जो नहीं पढ़ा क्या वो सब गलत है? तो हमने पढ़ा ही कितना है? हमने तो 1% भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो हमने नहीं पढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है। कुपुत्र, कुठोर। अब देखिए कुठोर, ठोर शब्द जो है, ठोर कुठोर हम बोलते हैं, मतलब स्थान बेस्थान। अब देखिए स्थान बेस्थान मतलब ये हुआ कि बुरी जगह। कुसंगत, अब इसमें पूछ रहे उपसर्ग। अब देखना एक बार, कु धन सम धन गत। सम उपसर्ग तो संस्कृत का है, कु क्या है? हिंदी का है, और शब्द बन गया कुसंगत। तो आप उलझ नहीं सकते इनमें कि नहीं ये तो तद्भव है, कैसे आ गया, नहीं आ गया, आना नहीं चाहिए था। उलझ आप बिल्कुल भी नहीं सकते। कु कर्म, कु घड़ी, कु चक्र, कु रूप, कु पात्र, कु लक्षण, कु मार्ग, यानी बुरा मार्ग, बुरे लक्षण, बुरे पात्र, बुरा रूप, कु चक्र, कु ख्यात, बुरी ख्यात। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, किस उपसर्ग का क्या अर्थ है और शब्द बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर क्लास में जैसे ये प्रैक्टिस जो होती है ना, ये रामबाण औषधि है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, आप में से अभी भी कोई कमेंट कर रहा होगा कि सर आप टेस्ट रुके हुए। मैंने कल की क्लास में बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूं, टेस्ट रोके हुए थे। ठीक है। और ये क्लासेस में आप जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कंटिन्यू करके सर तक पहुंचा दूंगा, और सर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अब अगर इसमें गैप आता है तो समझ लेना कि सर ने शेड्यूल सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस आप तक पहुंचेगी। तो शेड्यूल के अनुसार आप तक पहुंच जाएगी। और बीच में जरूर रुकी थी एक और क्लास, अब ये कंटिन्यू मैंने पहुंचा दी। अब आप दिमाग में बिठाएं, भाई सर मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जल्दी से शेड्यूल सेट हो। मैंने कहा ना, जब कोई भर्ती रद्द होती है ना तो सारा गड़बड़ हो जाता है। एकदम बढ़िया चल रहे होते हैं, सब कुछ एकदम खराब, लेकिन वो खराब नहीं होने देंगे हम, इसीलिए वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ये उपसर्ग, कल एक क्लास और है उपसर्ग की, उपसर्ग खत्म, उसके बाद प्रत्यय खत्म। प्रत्यय के बाद में देखते हैं 2 4 5 क्लास कितनी और एक्स्ट्रा हो पाती है। तो उसके बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, एकदम रिफ्रेश प्रैक्टिस, शानदार व्याख्या, पढ़ा हुआ आप सबके होगा, जो भी यहां पढ़ रहे हैं सबके पढ़ा हुआ होगा। और कहां होगी सर प्रैक्टिस? तो देखिए आप जानते हैं एनडीसी क्लासेस नाम से, एनडीसी नरेंद्र दानचार नाम से जो अपना चैनल है, उस चैनल पर ही प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। और आपको यूं मान लीजिए कि पूरी क्लासेस आपको यहां मिल जाएगी और वहां पर आप आकर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। क्लासेस आपको यहीं मिलेगी, यहीं देखनी है आपको क्लासेस, क्योंकि मैंने इस बार बहुत अच्छे से ढंग से, बहुत सरल तरीके से, बहुत धीरे, मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं जल्दबाजी नहीं की, बड़ी आपको क्लासेस दी है। तो क्लासेस आराम से देखें। और मैं वहां पर भी अपनी साहित्य क्लासेस में बोलता हूं कि भाई आपको क्लासेस देखनी है व्याकरण की तो जीजीडी प्लेटफॉर्म पर देख लो। ठीक है। व्याकरण की क्लासेस प्रैक्टिस करनी है तो बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा रहा हूं, कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। उतने में व्याकरण आपकी उंगलियों पर ना आ जाए तो मुझे बोल देना। ठीक है। तो बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं सर, कब से? लगभग 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो बिन, बिन का मतलब होता है बिना, जैसे बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन खाया। अब जैसे मैंने कल शायद एक उपसर्ग बताया था, बिन ब्याहा, तो ब्याह का क्या शब्द, अन ब्याह बताया था या फिर कुछ बताया था, ऐसा ही शब्द बताया था। खैर, बिन देखा, बिन बोहा, बिन बोहा, ये कोई शब्द मुझे अजीब सा लग रहा है। ठीक है। बिन सोचा, बिन बुलाया। अब इसमें कुछ पढ़ने लायक कोई बात ही नहीं है, एकदम सरल उपसर्ग है। भर, भर का मतलब पूरा भरा हुआ। ठीक है। जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, ये बहुत अच्छा है, हमने ये समास में पढ़ा था। भरसक प्रयास किया, भरसक मतलब सक भरने तक, इसकी हमने जो है क्या किया था, विग्रह किया था, सक भरने तक। तो आपने पूछा था सर सक का क्या अर्थ है, तो मैंने बताया था सक यानी सामर्थ्य, कि सामर्थ्य भरने तक का प्रयास किया गया है। ठीक है ना। सामर्थ्य भरने का, एक सेकंड, सामर्थ्य भरने का प्रयास किया गया है ना, सामर्थ्य भरने का प्रयास किया गया। भरमार, भरमार, तो भरमार, भरपाई, भरकंप, है ना, भरकंप। अब ये भर है, बिन है, इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको तो हम जब प्रैक्टिस से निकालेंगे ना तो कर लेंगे, लेकिन एक बार क्लास में बताने जरूरी होते हैं कि बहुत इजी जो हैं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दो का मतलब होता है दो, एक ये बहुत अच्छा उपसर्ग है, हम बोलते हैं दोपहर, दोपहर नहीं दोपहर, यानी दिन का दूसरा प्रहर। तो दू का अर्थ दो जरूर होता है, दुरंगा, दो रंग, दुलत्ती, दोला, दुमत्त। ठीक है। दुधारी, दुगुना,
दुगना, दुखंडा, दुतरफा, दुलड़ी, दुमट, दो प्रकार की मिट्टी, दुपट्टा, दो प्रकार का पट्टा, है ना, दो पट्टे, दो प्रकार का क्या, दो पट्टे। ऐसे ही दोपहर, है ना, दूसरा पहर। तो दू का अर्थ होता है दो, न कि हम कुछ एक्स्ट्रा और अर्थ लेवें। इसी तरह से आपको बताता हूं, ऐसा ही में प्रश्न आया था एक बार, मैं वो बताता हूं आपको, रुकिए 2 मिनट। तीन देख लिए, ती मतलब तीन, तिरंगा, तिराहा, तिमंजिला, तिपाही, है ना, तिमाही, तिपाही, तिमंजिला, तिपाही, तिमाही, ये सारे तीक है। अब ध्यान रखना, इसमें मात्रा छोटी ही आएगी, सब में छोटी ही आएगी, और कुछ टेंशन नहीं, बस आपको उपसर्ग पढ़ते समय ती को अलग करना है, ठीक है। लेकिन कहीं 3 शब्द ये होंगे, चौथा ऐसा होगा जिसमें ती अलग नहीं होगी, तो वहां पर विशेष ध्यान रखना, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, 3 ऑप्शन में तो देगा ये छोटी ती, और एक ऑप्शन में दे देगा ती बड़ी, ठीक है ना, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। ये एग्जामिनर के तरीके होते हैं, वो आपसे गलत करवाने का प्रयास करता है। चौ का मतलब होता है 4, चौतरफा, चौ मंजिला, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना। अब देखो चौकन्ना शब्द आते हैं, हम सोचेंगे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया। चौकन्ना मतलब चारों तरफ कान दे रहा है, वही तो चौकन्ना है। तो चारों तरफ अपनी नजर रखना, कान चारों तरफ कान देकर आ, वही तो चौकन्ना है। कन्ना कहते हैं सर, कन्ना क्या होगा? अरे कन्ना मतलब कान से लिया गया है, चारों तरफ कान देने वाला व्यक्ति चौकन्ना है। 4 पायों वाला है चौपाया, 4 मंजिल, 4 राहें हैं, 4 महीने हैं, 4 तरफ हैं, तो ये हो गया चौ। अब बात करते हैं एसआई की। एसआई में शब्द आया था, एक तो अशुद्धि संशोधन पूछा था 2011 या 12 एसआई में, कि 5वां शब्द जो है वो किस तरह से शुद्ध अशुद्ध लिखा जाता है। तब आपको बता दूं 5वां ये था, इस तरह से शुद्ध लिखा गया, ठीक है। और एक ऑप्शन में था इस तरह से, बस यहां कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एक ऑप्शन में था, मैंने यह अशुद्धि संशोधन में ये शब्द बताया हुआ है, ठीक है ना। और एक शब्द था एक सा इस तरह से, मतलब ये इतनी सारी बिंदियां, चंद्र बिंदु देखकर दिमाग सारा घूम जाता है। लेकिन यहां आपको इस चीज को समझना है, कैसे समझोगे बताओ। पच का अर्थ होता है 5, तो गलती से भी पंचरंगा नहीं होता है, उपसर्ग तो पच ही होता है, उसका अर्थ होता है 5, उसका अर्थ होता है 5। जैसे पचरंगा होता है, वहां पर हमें इस तरह से पंचरंगा, हमें वहां पर इस तरह से दिया जाता है और हम सोचते हैं ये शुद्ध है। ये अशुद्धि संशोधन में भी इस बात को विशेष ध्यान रखना, पंचरंगा नहीं होता है, पचरंगा होता है, पचमेल होता है, पचकुटा होता है, पचमढ़ी होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उपसर्ग पच होता है, उपसर्ग पच होता है, न कि पंच। पंच नहीं होता है, पच होता है। क्या होता है? पच होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते समय कई बार ध्यान जा रहा है कॉलेज की तरफ, ध्यान जा रहा है मतलब किसी और चीज की तरफ, और हम सर टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, टॉपिक खत्म हो गया, हम अगले टॉपिक में आ गए, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ते समय वहां ध्यान था नहीं, वहां से प्रश्न आया, एग्जाम में प्रश्न मिला और हमने कहा अल्ले यार ये उस दिन याद नहीं आया, देखिए यहां से आया था, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। तो आप पढ़ते समय पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें कि नहीं, अपने गलती नहीं करनी है, थोड़ा समय देना ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, पर, फिर से आ गया पर। ये पर अलग है सर, कितने पर, एक पराधीन वाला था, एक ये था, बिल्कुल वो संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला था, ठीक है। अच्छा मैंने ये कल वहां बता दिया था, है ना, ये यहां आएगा, ये इसीलिए मैंने आज जो क्लास तैयार की मैंने दिमाग में लगा, मैंने कहा परदादा वहां बता दिया मैंने, परपोता बताया था वहां, ठीक है। वो यहां आएंगे सारे। पर मतलब दूसरा, वो कल आपका किसी ने कमेंट भी कर दिया हो तो मैं बता दूं वो त्रुटि रही हुई है, ठीक है ना, वो त्रुटि रही हुई है। ये यहां देखो पर, फिर क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने प्रयास किया कि हालांकि किताबों में क्या एक बार दिया होता है, मैंने अलग करने का प्रयास किया ताकि तद्भव और तत्सम को थोड़ा अलग कर सकूं, इसलिए। तो आपको होता है दादा पोता, ये क्या है, ये हिंदी के शब्द हैं। तो देखो पर देसी, पर काज, पर कोटा, इस प्रकार के शब्द होते हैं, अलग किया है, बाकी वैसी कोई त्रुटि नहीं है, वहां बता दिया तो कोई गलत नहीं है। मैंने कहा ना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे उपसर्ग भी कल वहां बताया था, तो आज किताबों में मिक्सअप ही दिया हुआ होता है, बहुत कम किताबें अलग करती है। नी उपसर्ग, नी का मतलब होता है बिना, जैसे नी कम्मा, कम्मा यानी काम, जैसे भी चौकन्ना में कान पड़ा, कम्मा यानी काम, काम बिना काम का है वो निकम्मा, जो बिना काम के रहता है वो निकम्मा है। नी ठल्ला, जो ठाला भूला, मारवाड़ी में अपने क्या वो ठालो भूलो, ठालो भूलो मतलब कोई काम नहीं करता, खाली बैठने वाला, निठल्ला।
निहत्था, निडर, जो डरता नहीं हो। तो बहुत इजी है, ढंग से पढ़ोगे उत्तर मिल जाएगा। और मैं हर क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाता चलूंगा अब से जो हो रही है। क्यों? क्योंकि अब टॉपिक थोड़े कठिन है, इसलिए। स मतलब होता है सहित, बहुत इजी है। स पत्नी, स जग, स बल यानी बल सहित, जागने सहित, चेत, सचेत मतलब ध्यान सहित, सदय दया, अब देखो सदय में आपसे पूछे मूल शब्द क्या, तो दया न कि दय। सरस, सजीव, सचल, सोल्लास, तो अब इसमें क्या हो गया, सधन उल्लास, ठीक है। सधन हित, सधन गुण, सारोपा, अब ये बहुत अच्छा है, सधन आरोपा, आरोप सहित, सधन उत्साह, मूल शब्द क्या निकलेगा, उत्साह। सोधारण, मूल शब्द क्या निकलेगा, उदाहरण। ये लो, बस इजी वे में हो गया। लेकिन हम घबरा जाते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा था सम, वहां पढ़ा था उसमें हलंत था। और संस्कृत में हम जहां पढ़ते हैं सम्मान, सम्मति, सम्मेलन, सम, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? समकल्प, समचय, समसय, संसार, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? यहां सम पूरा म है, और पूरा म होता है इजी हो जाता है, क्योंकि पूरा डिवाइड कर लो शब्द को। समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन। अब देखो हम हिंदी का उपसर्ग पढ़ रहे हैं, यहां पे कक्ष शब्द आ रहा है, समझ के बाद समकालीन, सम चतुर्भुज, सम समग्र, ये अच्छा है, सम धन। अब यहां पे क्या करोगे, अगर अग्र करोगे, ये शब्द यहां आना ही नहीं चाहिए हिसाब से, अग्र करोगे तो पीछे म हलंत बचेगा। ये शब्द हिसाब से क्या होना चाहिए, सम धन अग्र होना चाहिए। और अगर अग्र होगा तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हलंत होगा। गलत होते ही पता लग जाएगा कि ये त्रुटि रह गई, यहां पर गलत होते ही पता लग जाएगा, क्योंकि यहां सम पूरा है और जैसे ही हम इस शब्द को तोड़ेंगे सम हलंत बचता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि वहां पर निश्चित रूप से क्या है, हलंत है। न का मतलब होता है नहीं, नकुल। अब देखो नकुल में हमें पता होना चाहिए न उपसर्ग होता है। नकुल शब्द आता है, सोचते हैं कि नहीं नकुल शब्द में तो उपसर्ग नहीं होगा, ये तो फलाने का नाम है, हमने महाभारत में पढ़ा था, है ना। इस तरह से नकुल नेवले को कहते हैं, ये इस तरह से दिमाग में आएगा। लेकिन न में याद रखें, नकुल में उपसर्ग है। न आस्तिक, नग शब्द में भी बताओ न, और मूल शब्द है ग, नग, जो गमन न करता हो। न का मतलब नहीं, ग का मतलब गमन करना। लेकिन ग के अर्थ और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं। नपुंसक, तो अब देखिए इससे पता चलता है कि पुंसक शब्द जो होता है वो अच्छा होता है, और नपुंसक शब्द जो होता है बुरा होता है। लेकिन आप किसी को पुंसक भी कहोगे तो वो बुरा मान जाएगा, गाली समझेगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता, उसे उसका अर्थ नहीं पता। घोड़वड़े वो एक है ना, क्या है, अपनी रति न फेर, चलो याद नहीं आ रहा मुझे। एक पंक्ति है, जब हम काव्य दोष पढ़ते हैं सेकंड ग्रेड में, है ना, तब पढ़ते हैं, अपनी रति अपनी मति ना फेर, अपनी मति ना फेर। याद नहीं है, याद आई तो बताऊं। न गण्य नेति, तो न धन इति, न धन इति। चलो जिसने साहित्य की क्लासेस ली है, तब मैंने काव्य दोष की एक पंक्ति बताई थी जिसमें सेकंड लाइन ये है, अपनी मति ना फेर। ये किसी को पता है क्या? अपनी मति को अपनी मति ना फेर, बताओ देखें, किसी को याद आ रही है तो लिखना जरूर कमेंट में, मुझे पता लगेगा। चिर, चीर नहीं होती, चीर यानी कपड़ा होता, चिर यानी लंबा, सदैव। चिर, चिरकाल, इसे लोग चिरायु पढ़ते हैं, चिरायु, चिर यौवन, चिर क्या है, चिर परिचित, जो बहुत लंबे समय से परिचित है। चिर स्थाई, जो बहुत लंबे समय से स्थाई है। और नीचे एक शब्द और लिखा हुआ है, कुछ चिर वगैरह लिखा हुआ है, वो नोट्स में आप देख लेना क्या लिखा हुआ है। समझ गए बात आप? तो ये सारे उपसर्ग जो हैं, ये सारे उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग आते हैं। अब आप क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? नोट्स आप सबके पास, आपने प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे। कोई कहता सर प्रिंट आउट की कॉपी ज्यादा लगती है, तो यार पिछले 1-1.5 महीने से मैंने नोट्स दे रखे हैं। आप कभी सिटी में जाओ, अपने आसपास की जो भी आपकी सिटी है, वहां कहीं पर 50 पैसे भी लेते हैं। आप गाँव से करवाओगे तो वो 2-2 रुपए लेंगे ही लेंगे। कहीं आपको लगा कि वहां पर सस्ती होती है, आपको जानकार है, वहां से प्रिंट आउट निकलवा के मंगा लेते। समझ गए? अब किताबों से पढ़ते पढ़ते देखिए, आज आप स उपसर्ग पढ़ रहे हो, दूसरी किताबें लेके बैठे हो, उसमें जो भी स के शब्द नया मिले उसमें ऐड करते चलो। खुद भी मेहनत करो, खुद भी मेहनत करो। हम कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो बात आप? हम भी निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी निःशुल्क मेहनत करो। और निःशुल्क जो चीज है वो बहुत कीमती है। ये हवा, ये पानी, ये सांसें सब निःशुल्क है, इसीलिए कीमती है। और ये निःशुल्क जिस दिन चला जाएगा ना,
उस दिन ये शरीर मिट्टी बन के रह जाए। तो निशुल्क की इज्जत करो और ढंग से पढ़ो और मेहनत करो। इस तरह से नहीं चलेगा कि तुम मेहनत करो ही नहीं, कमेंट्स में और तेरी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करते हैं ना बच्चे। आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, लाइव कमेंट में ही चलता है, कैसी चल रही है तैयारी, मैं वहां से हूं, तू कहां से है, अच्छा तू भी आ गया क्या, ये क्या है, कर क्या रहे हो, पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो। हम स्कूल, परिवार, निजी समय निकालकर क्लास तैयार करते हैं और क्लास कई बार रोकते हैं इसलिए हैं कि नहीं क्लास घास नहीं काटेंगे, देंगे तो अच्छी क्लास देंगे। क्यों? सिलेक्शन चाहते हैं आप लोगों का। तो आप भी अपना सिलेक्शन नहीं चाहते क्या? अरे चलो हमारा मत सोचो। वो जो 4 बूढ़ी आंखें हैं ना जो घर पे इंतजार कर रही है कि मेरा राजा बेटा और मेरी जो चांद सी परी है ना, मेरी बिटिया सेलेक्ट होगी, मैं गांव में चौड़ा होकर घूमूंगा, वो पिता तो सोच रहा है, उसका सोचना पड़ेगा। अगर उसका नहीं सोचोगे तो निश्चित रूप से बद्दुआओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने माँ बाप का सोचो और ढंग से मेहनत करो। मेरी बातें कड़वी होती है मगर सच्ची होती है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करा करो। कमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप करो तो बिल्कुल अप्रिशिएट किया करो टीचर्स को, चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लेकिन तैयारी करो, मेहनत करो। और टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको सूचना दे दी। ये टेस्ट सीरीज आप मान लीजिए 2-4 दिन के अंदर इसका मूल्य वापस 251 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नोट्स अपडेट होंगे, कुछ टेस्ट का शेड्यूल वापस स्टार्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा टेस्ट और बढ़ा के मैं शेड्यूल दे दूंगा। और एक बार टेस्ट सीरीज होगी, दूसरी बार फिर होगी जब तक एग्जाम नहीं आएगा, तो 2 से 3 बार टेस्ट चलते रहेंगे। इसलिए बोल रहा हूं आप इसे कम समय में ज्वाइन करें। फिर बाद में छूट मांगते हो, मैं छूट नहीं देता। क्यों नहीं देता हूं छूट? आप मेरे एनडीसी चैनल पे जाके देख लेना। इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जिन बच्चों ने पहले हम पर विश्वास करके लिया, उस मूल्य में छूट देने के बाद उनके साथ होता है विश्वासघात, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। ये मैं अपना निजी बता रहा हूं, ठीक है? इसलिए एक बार बढ़ गई फिर वापस कम नहीं होगी। ये लॉन्च हुई तब ये रेट कही है, उसके तब है, एक बार बढ़ गई फिर कम नहीं होगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, पहले जिन्होंने कम में ले ली वो तो फायदे में रहेंगे, वो तो खुशी होंगे कि देखो हमने सही समय पर ले ली। तो इस टेस्ट सीरीज को लें, इसमें आपको लगभग 50 तो दिए हुए हैं, लेकिन 100+ टेस्ट दे दूंगा मैं, चिंता मत करो। और आपको नोट्स जो है वो भी आपको फ्री मिल रहे हैं, साथ में एक पूरी बुकलेट मिल रही है। और इसके अलावा भी कुछ नोट्स अभी तक संधि के मैंने अपडेट नहीं किए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर संधि के दे दो, मैं दे दूंगा यार, मैं घास नहीं काटूंगा, मैं ढंग से तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।